नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई हॉरर स्टोरी में। ये स्टोरी है कब्र पार्ट 2। अगर आपने कब्र पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके पहले कब्र पार्ट 1 देखिए, इसके बाद में पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको अच्छे से थ्रिल मिल सके। अब इस कहानी में आपको कब्र के राज के बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। इस कहानी में भयानक मोड़ आने वाले हैं। ऐसे भयानक वाक्य आपको आगे देखने को मिलेंगे, आगे सुनने को मिलेंगे, जिनको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप एक हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहानी को यहीं पर बंद कर दीजिए और रजाई ओढ़ के सो जाइए। ये कहानी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कहानी में कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं कहानी की ओर। रात के 10 बजे लिली अपने बेड पे लेटी हुई एंथनी के ख्यालों में है। लिली एक गोरी चिट्टी छरहरी काया की एक खूबसूरत युवती है जिसे शायद पहली नज़र में एंथनी से प्यार हो गया है। अब उसकी याद में करवटें बदल रही है। यही हाल उधर एंथनी का भी है, बस लिली के ख्यालों में खोया हुआ है। आग दोनों जगह बराबर लगी है, पर बात करने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। लिली एंथनी के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक लिली का फोन बजने लगा। हड़बड़ाकर लिली ने फोन देखा तो उसकी बाँछें खिल उठी, क्योंकि फोन एंथनी का ही था। फौरन लिली ने फोन पिक किया और लिली बोलती है, हेलो। एंथनी कहता है, हाय लिली, कैसी हो? लिली, हाय एंथनी, मैं ठीक हूँ, आप सोए नहीं? नींद आंखों से कोसों दूर है, लिली ने एंथनी को जवाब दिया। लिली ने चुटकी लेते हुए कहा, तो पास बुला लो, आ जाएगी। एंथनी ने भी एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं जी, अभी नहीं आएगी। लिली ने कहा, क्यों, अभी क्यों नहीं? एंथनी ने कहा, उसके आने में अभी 1 हफ्ते हैं। एंथनी के कहने का मतलब लिली समझ रही थी, पर अनजान बन कहने लगी, उसे भी आपके पास आने का बेसब्री से इंतजार है एंथनी जी। जी, ये कैसे कह सकती हैं आप लिली? एंथनी चौंकते हुए बोलता है। तो लिली जोर से हंसते हुए कहने लगी, एंथनी जी, अब आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। इतना कहकर लिली मुस्कुरा देती है। नहीं लिली, अब इंतजार नहीं हो रहा है, प्लीज आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता तुम्हारा। मैंने जब से तुम्हें देखा बस तुम्हें ही सोचने लगा, उठते बैठते सोते जागते अब बस तुम ही तुम हो। लगभग एक ही सांस में एंथनी ने दिल की बात जुबां पर कह दी और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर लिली कहती है, रात बहुत हो गई है, अभी आप भी सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है, कल से वहाँ आने की तैयारी भी शुरू करनी है। ओके लिली, गुड नाइट। फोन रख एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दोनों सो जाते हैं। इधर शिवराज जी भी शालिनी के साथ बातें कर रहे थे और उसे अस्थना के बारे में वो सारी बातें शेयर करने लगे जो अस्थना उस गांव के बारे में कह रहा था। शालिनी भी कहती है, आप भी एक बार सोच लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस गांव में। अस्थना जी ऐसे ही कुछ भी तो अनाप शनाप तो नहीं कह रहे, आपको एक बार देखना जरूर चाहिए। अरे शालिनी, तुम भी खामखा कुछ भी सोचने लग गई, अब छोड़ो, वो सब फालतू की बातें हैं। और शिवराज जी शालिनी के होठों पर किस करने लगते हैं। शालिनी भी शिवराज जी के इस काम में उनका भरपूर साथ दे रही थी। फिर कुछ देर में दोनों एक दूसरे के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त होने लगे। कुछ देर एक गर्म ज्वालामुखी का एहसास दोनों को होता है। फिर कुछ ही देर बाद में दोनों बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगली सुबह 10 बजे शिवराज जी ऑफिस में हैं और उनके कैबिन में लिली एक फाइल के साथ में एंटर होती है। शिवराज जी लिली से कहते हैं, लिली, तुम और अस्थना उस कुंदनपुर के चर्च के नक्शे को ध्यान से रीड करो, क्योंकि कुछ दिन बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा और फिर मजदूरों को भी समझाना होगा कि किस तरह से वहाँ पर काम शुरू करना है। और हाँ, तुम फादर मैथ्यू को भी कॉल करो और उनसे मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था करने की बात कह दो, और हमारे लिए जो गेस्ट हाउस में सारी तैयारियाँ उसके लिए भी उनको कह दो, क्योंकि हमें वहाँ तब तक रुकना होगा जब तक उस चर्च का काम कंप्लीट ना हो जाए। मेरे साथ शालिनी भी चलेगी, तो पूरी व्यवस्था की बात फादर से एक बार कर लेना। ओके सर, मैं अभी उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ। कुछ देर बाद लिली शिवराज जी के कैबिन में आती है और बताती है, सर, मैंने फादर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि व्यवस्था भी करवा दिए हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वो दिन भी आ जाता है। शिवराज जी, शालिनी और लिली कुंदनपुर पहुंच चुके हैं और अस्थना जी मजदूरों को लेकर पहले ही वहां रवाना हो चुके थे। शिवराज जी मजदूरों को लेकर चर्च में दाखिल होते हैं और मजदूरों द्वारा काम भी चालू हो जाता है। फादर, एंथनी, लिली और अस्थना जी सब वहीं हैं। तभी एक मजदूर आकर शिवराज जी को बताता है, सर, जहां मेन गेट बनना है
वहाँ बीचों बीच एक कब्र है जिसे हमें वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा, वरना रास्ता नहीं बन पाएगा। शिवराज जी कहते हैं, अरे तो तुम लोग क्या कर रहे हो, कब्र को हटाने की तैयारी करो। तभी फादर चौंकते हुए कहते हैं, क्या? नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, उस कब्र को मत छेड़ना, नहीं तो आफत आ जाएगी, उसका खैर हम सब पर न्योछावर हो जाएगा। शिवराज जी, आप कोई रास्ता बता दीजिए, कहिए तो दूसरी जगह बना लीजिए। क्या फादर, आप भी इतने जानकार होकर भी इस तरह की बातों में यकीन रखते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, शिवराज जी ने फादर से कहा। नहीं शिवराज जी, वो कब्र जिसकी है वो एक खतरनाक डायन है, जिसे आज से 200 साल पहले यहाँ एक फादर मार्टिन ने अपने तंत्र विद्या से कैद कर यहीं कंपाउंड में दफन कर दिया था। अगर उसकी कब्र यहाँ से हटाई गई तो समझ लीजिए आफत हम सब पर आएगी, कोई नहीं बच पाएगा। ऐसा क्या है फादर उस कब्र में, मुझे बताइए, शिवराज जी ने पूछा। फादर 2 कदम आगे बढ़कर बिल्कुल धीरे से शिवराज जी को बताते हैं कि शिवराज जी, बात आज से लगभग 200 साल पुरानी है। ये गांव उस वक्त छोटा सा हुआ करता था। हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में सुना है और उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से। उस जमाने में एक राजा हुआ करता था, रघुवेंद्र प्रताप। रघुवेंद्र प्रताप एक भला मानुष शासक था। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत न्यायप्रिय था। उसका एक छोटा भाई था विक्रम प्रताप, जो उसके विपरीत था, जालिम और आयास किस्म का। औरतों की इज्जत से खेलना उसका पैसा ही नहीं बल्कि शौक था। ये बात जब रघुवेंद्र प्रताप को मालूम हुई तो उसे गांव से हुक्का पानी बंद करवा दिया और गांव से बाहर निकलवा दिया। पर विक्रम प्रताप अपनी आदतों से बाज नहीं आया और एक रात गांव में चोरी छिपे घुस आया। एक 25 साल की लड़की जो अपने घर के पीछे लघुशंका के लिए निकली थी, उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया और रात भर उसकी इज्जत को तार तार करता रहा और फिर उसे जान से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। अगले दिन जब उस लड़की की खोज हुई पर उस लड़की का अता पता नहीं चल रहा था। फिर 2-4 दिन ऐसे ही बीतने पर 5वें दिन एक औरत घबराई हुई भागते भागते गांव में आई और गांव के बाहर जंगल में एक सड़ी गली लाश के बारे में बताया। पूरा गांव उस ओर भागा। लाश पूरी तरह खराब हो गई थी। लड़की के घर वालों को सूचित किया गया। सभी रोते बिखलाते उसकी लाश को गांव में ले आए। कुछ दिन सब कुछ ठीक था, पर अचानक विक्रम प्रताप उस गांव में रात को फिर घुस आया और किसी और को तलाशने लगा। पर काफी देर तक कोई हाथ नहीं लगा। तो वो वापस जाने को हुआ तो उसे कुछ आहट सुनाई दी, तो पलटकर देखा तो एक युवती जंगल की तरफ जा रही है। विक्रम प्रताप सोचता है, इतनी रात गई कौन है जो सुनसान जंगल की तरफ जा रही है। ये सोच वो भी उस युवती के पीछे हो लेता है। अभी कुछ ही दूर चला था कि वो युवती पलटकर विक्रम प्रताप को देखती है, पर दोनों की दूरी ज़्यादा होने की वजह से विक्रम कुछ समझ नहीं पाता और इसके करीब जाने लगता है। वो युवती चले जा रही थी और पीछे पीछे विक्रम प्रताप अपनी हवस की भूख लिए उसके पीछे चले जा रहा था। जंगल के बीचों बीच युवती को खड़ा देखकर विक्रम प्रताप उसके पीछे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और एक वहशी की तरह उस पर झपटने को होता है। तभी युवती पलटती है, जिसे देख विक्रम प्रताप के होश उड़ जाते हैं। युवती जिसके पीछे विक्रम प्रताप आया था वो एक भयानक डायन थी, जो ठीक विक्रम प्रताप के सामने खड़ी थी। भयानक शक्ल की, बाल जमीन तक लंबे, चेहरा कटा फटा जिसमें से खून रिस रहा था, पूरा सफ़ेद चेहरा था, दांत बाहर की तरफ निकले हुए, नाखून लंबे जो कि घुर्राते हुए अपनी डरावनी शक्ल के साथ में डरावनी आंखों से विक्रम प्रताप को घूरे जा रही थी। उसे अचानक से देख विक्रम प्रताप भी काफ़ी डर जाता है। कहता है, कौन हो तुम? उस डायन ने पलटकर जवाब दिया, तेरी मौत। मौत? पर हो कौन तुम और मुझे क्यों? एक भयानक सी हंसी के साथ डायन कहती है, भूल गया मुझे जब तू मेरी इज्जत को तार तार किया और मुझे मार डाला? आज तू मरेगा, मरेगा तू। उस डायन की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी और फिर नुकीले नाखूनों से विक्रम प्रताप के गले में घुसाकर उसे मारने लगती है। उसके इस वार से एक खून का फव्वारा निकल पड़ा। फिर दूसरा वार करती है उसके पेट में, जिससे उसका पेट पूरी तरह से कट जाता है और उसकी आंतड़ियाँ वो डायन खाने लगती है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग को उसी जंगल में उसी जगह छत बिछत एक लाश मिलती है। लाश पहचान में नहीं आती और उसके बाद शुरू हुआ उस गांव में मौत का तांडव। हर रात कोई जानवर मरता या फिर कोई इंसान। गांव में दहशत फैल गई थी। ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने गांव के चर्च के फादर मार्टिन को बुलवाया और एक खास अनुष्ठान कर उस डायन को कैद कर उसी चर्च में दफना दिया गया और सख्त हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए
इस कब्र से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो यहाँ कैद है। तब से लेकर आज तक गांव में शांति है और किसी ने अभी तक इस कब्र से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। ये कहानी है शिवराज जी इस कब्र की। फादर जी शिवराज जी से कहते हैं, अब शिवराज जी आप ही कहिए, क्या ये सब फालतू की बातें हैं? फादर की बात सुन शिवराज जी कहते हैं, फादर आप आज 200 साल पुरानी बात बताए और जो भी हो अंदर उस लाश का वजूद अब एक मिट्टी है। आप बेफिक्र रहिए, हम उस कब्र से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस उसे इसी कंपाउंड में महफूज दफना देंगे। फादर ना चाहते हुए शिवराज जी की बात मान लेते हैं। दोस्तों ये पार्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कहानी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। आगे आपको इसका एक और पार्ट मिलेगा जहाँ पर इससे भी ज़्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाले वाक्य और ख़तरनाक किस्से आपके सामने रखे जाएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। इस कहानी के अगले भाग में आप सुनेंगे कि कब्र की खुदाई कर मजदूर ताबूत उठाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तभी ताबूत एक मजदूर के हाथ से छूटकर गिर जाता है और खुल जाता है। तभी उस ताबूत के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और सभी को दिखती है एक भयानक शक्ल, जिसे देख मजदूर चीखने चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि स्टोरी का ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पहला पार्ट अभी भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके इस स्टोरी का पहला पार्ट जाके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, और डरने और डराने का सिलसिला जारी रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेगी। साथ में इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट 3 जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।